नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2017 के दो लड़के तो आपको याद होंगे ही उत्तर प्रदेश के, जिनको एक चेहरे, एक ब्रांड, एक क्रांतिकारी जोड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और तब ये कहा जाने लगा था कि साहब ये तो कुछ बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कुछ चमत्कार करने जा रहे हैं। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ करती थी जगह जगह, और साथ में रोड शो, जनसभाएं। माहौल कुछ ऐसा बनाया गया था कि जैसे 2012 और 2017 के बीच में जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उनके खिलाफ जैसे कोई नाराजगी ही नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी ही नहीं है, और बस वो सत्ता में आ रहे हैं। और इस बार तो कांग्रेस पार्टी का भी उद्धार होने वाला है, यानी पुनर्जीवन मिलने वाला है। क्या हुआ? उससे पहली विधानसभा में कांग्रेस की 28 सीटें हुआ करती थी, जो घट करके 7 रह गई। और अखिलेश यादव धड़ाम से, मेरे विचार से 225 से 47 सीटों पर आ गए थे। 47 सीटों पर। और उसके बाद बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने बड़ी गालियां बकी, और यहां तक कहा कि मैं तो पहले ही मना कर रहा था कि ये मरा हुआ सांप जो है, कांग्रेस नाम का मरा हुआ सांप गले में डाल करके मत घूमो। लेकिन वो दो लड़के उत्तर प्रदेश के और आजकल बिहार के दो लड़के, यानी राहुल गांधी, अब ठीक उसी अंदाज में तेजस्वी यादव के साथ गलबहियां डाले हुए जगह जगह रोड शो भी कर रहे हैं, यात्रा भी निकाल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। भारतीय जनता पार्टी की भी 2-3 सीटें उससे कम थी, और जेडीयू तो खैर 43 पर सिमट गई थी। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और 19 जीत पाई थी, यानी कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित हुई थी। और ऐसा लगता है कि इस बार फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस ही कड़ी कमजोर कड़ी साबित होगी, और इस बार आरजेडी का भी इसी वजह से या दूसरे कुछ कारणों से परफॉर्मेंस बहुत खराब रहने वाला है। ऐसा जो जमीन पर इस समय काम कर रहे हैं, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनका कथन है। लेकिन राहुल गांधी तो साहब एक अलग ही अंदाज में, एक अलग ही रो में, एक अलग ही दुनिया में जीने वाले प्राणी हैं, और वो बिहार में भी दिखाई दे रहा है। बिहार में एक अजीबोगरीब बयान दिया है उन्होंने। वो बयान क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट, तो उनको जोड़ लेते हैं और फिर उन्होंने जो कुछ कहा है जरा उस पर आते हैं। और जो चुनाव आयोग ने 7 दिन का समय उनको दिया था, या तो हलफनामा दाखिल करो या माफी मांगो पूरे देश से, वो 7 दिन भी कल पूरे हो गए हैं। तो अब क्या होगा, जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। एक दो खबरें और हैं, उनको भी लेंगे। तो सीधे जुड़ लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी के साथ। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी ये बताइए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने जो किया था वो तो हमारे आपके सबके सामने है। ये तेजस्वी और राहुल की जोड़ी क्या करने जा रही है? जो यूपी में किया था 2017 में, उससे अलग क्या करेगी? जो यूपी में 2017 में किया था, यूपी में 403 सीटें थी। कांग्रेस जो है ऑफिशियली 115 सीटें दी गई थी, लेकिन कांग्रेस ने लगभग 150 सीटें लड़ी थी। और दोनों को मिला करके सीटें में जो है 60 या 62 सीटें आई थी। 47 समाजवादी पार्टी की आई थी, और 10 या 11 शायद 60 से कम आई थी सीटें गठबंधन की। 10-11 आई थी कांग्रेस की।
तो असली सवाल ये है कि जनता के बीच में जो सबसे बड़ी बात जो नरेंद्र मोदी ने की है, जनता में एक एस्पिरेशन पैदा करना, जनता में एक नई आशा पैदा करना, जनता में एक आकांक्षा पैदा करना, या या जिसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में वर्च्यू सिग्नलिंग, यानी अच्छे दिन। जैसे एक फ़िल्म आई थी बहुत 40-45 साल पहले, गीत गाता चल। उसमें एक नायक अपनी नायिका के साथ गाना गा रहा है, कह रहा है, "तुम्हें गीतों में ढालूँगा सावन को आने दो।" ये मैं नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता कि जो सरकार ने वादा किया वो 100% पूरा हुआ। लेकिन जिस बात की राजीव गांधी के बयान की बहुत चर्चा की जाती है कि राजीव गांधी ने सन 85 में कहा था, केंद्र से हम ₹1 भेजते हैं तो 15 पैसे से पहुँचता है। लेकिन राजीव गांधी ने ये नहीं बताया था कि ये ₹1 से 85 पैसे चोरी होने की महान यात्रा तो नेहरू के ज़माने में शुरू हुई थी, इंदिरा गांधी के ज़माने में और बढ़ गई और आपके समय आते-आते वो ₹1 में 85 पैसे चोरी होने लगे। नरेंद्र मोदी ने इसी चोरी की यात्रा को रोक दिया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो पिछले 8-9 सालों में जो 45 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में गया है, ये बात लोगों के चेहरे पे दिखाई पड़ती है बिहार के। और मैं तो कहता हूँ कि मीडिया ने इस पे ध्यान नहीं दिया। बिहार ऐसा स्टेट आज विकास के इस पायदान पे पहुँच गया है कि वहाँ के मुख्यमंत्री ये घोषणा कर रहे हैं कि हम बिहार में सितंबर से 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जिस बिहार में पटना, गया के अलावा कहीं बिजली नहीं आती थी, जिस बिहार में रेलवे ट्रैक्शन जो 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 दिल्ली हावड़ा का रेल सेक्शन है, उसके अलावा कहीं बिजली नहीं होती थी, आज उस बिहार के हर जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली आ रही है। और बिहार में जो है इससे शहरी आबादी बढ़ी है, इससे बिहार में लोगों का पलायन कम हुआ है। अब लेबर जो है गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र और पंजाब, हरियाणा जो है अब मज़दूरी करने नहीं जा रहा है। ये चीज़ फ़र्क आया है। तो आज पहली बार लोगों ने देखा है यूपी में, बिहार में कि साहब बिना किसी को घूस दिए, बिना ग्राम प्रधान और ये जो आपका जो होता है पंचायत सेक्रेटरी है, एडीओ है, बीडीओ है, लेखपाल है, तहसीलदार है, एसडीएम है और या डीएम ऑफिस के बाबू हैं, तहसील के बाबू हैं, इनकी परिक्रमा किए बगैर और इनको चढ़ावा चढ़ाए बगैर काम हो रहा है। तो अगर 4 करोड़ लोगों को अगर जो है आवास मिले हैं, 12-13 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिले हैं, यूपी में 2 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन मिले हैं, तो ये धरातल पे हुआ है ना। अब केवल जो है 11 साल में आप एक मुद्दा नहीं खोज पाए कि साहब जो है किस मुद्दे पर केंद्र में मोदी को और यूपी में योगी को टारगेट किया जाए। आप जो है नवंबर 8 2016 को नोटबंदी की गई थी और अगले महीने जो है और नवंबर में इस साल 9 साल पूरे हो जाएंगे। अखिलेश यादव आज भी उसकी जो है एनिवर्सरी मनाते हैं, उसकी दास्तां मनाते हैं। और नोटबंदी के बारे में सबसे बड़ी असफलता ये देखिए कि अपोजिशन और सरकार एक ही बात कह रहे हैं। अपोजिशन कह रहा है कि इससे आम आदमी को परेशानी हुई। अपोजिशन और सरकार दोनों आम आदमी के कंधे पे चढ़े हुए, सरकार तो उतर गई, अपोजिशन आज भी चढ़ा हुआ है। इससे आम आदमी को परेशानी हुई और सरकार कह रही है कि अब नोटबंदी आम आदमी के भले के लिए की गई। सरकार के दावे में दम इसलिए प्रतीत होता है कि जुलाई 2025 में जो कैशलेस ट्रांज़ैक्शन के जो केसेज़ हैं, उनकी संख्या 2,500 करोड़ रुपए है और जो पैसा ट्रांसफर हुआ, वो 25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। अब आप सोचिए 25 लाख करोड़ रुपए का फिज़िकल ट्रांसफर बंद हो गया और वो केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो रहा है, कितनी बड़ी क्रांति है देश में ये। अब बात असली आती है कि ऐसा कौन-सा नारा पैदा किया जाए, जिससे लोग सारी बातें भूल करके पॉलिटिकली आपके ऊपर आकर्षित हो जाएँ, आपके नारे की ओर आकर्षित हो जाएँ। अब आपने नारा क्या खोजा? जून 2024 के लोकसभा चुनाव में नारा आपने खोजा, संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। बीजेपी के ऊपर लगा अटल जी के समय में भी कांग्रेस का स्थायी आरोप रहता था, अटल जी के समय संविधान रिव्यू कमीशन बना था और तमाम जो 100 साल पुराने, 50 साल पुराने, 80 साल पुराने जो कानून थे, जो कि अब प्रयोग में नहीं आ रहे थे, रिडंडेंट थे, उन सबको जो है उन सबको रिपील कर दिया गया, उन सबको खत्म कर दिया गया। तब भी कांग्रेस ने
यही डंका बजाया था कि बीजेपी जो है संविधान को खत्म करना चाहती है और दलित पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म करना चाहती है। नरेंद्र मोदी ने 11 साल में काम करके और विशेष करके जो आरक्षित वर्ग के लोगों के हित को सुरक्षित करके जो माहौल बनाया है, जो करके दिखाया है, जिस तरीके से पहले अनुसूचित जाति और फिर जनजाति के व्यक्ति राष्ट्रपति बने हैं, एक जाट जो है उपराष्ट्रपति बने, उनको जाना पड़ा। उनकी जगह अब नए जो उम्मीदवार हैं, वो भी तमिलनाडु की ओबीसी जाति के आते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव हैं। अ, छत्ती छत्तीसगढ़ के उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है, वो भी जनजाति समाज से आते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी हैं। तो जो एक्चुअल पावर का डेलीगेशन हो रहा है, उससे ये जात के आधारित पे जो पार्टियां चलती हैं, उनके लिए अपनी जमीन बचाना मुश्किल हो रहा है। और जो बात कोई अभी नहीं कह रहा है, जैसे-जैसे लोगों के पास कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, उसी अनुपात में जाति का आकर्षण, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का आकर्षण भी लोगों में खत्म हो रहा है। जब वो देख रहे हैं कि योगी जी के यूपी में 8 साल पूरे हो गए, 9वां साल चल रहा है, हमें मुलायम सिंह ने कुछ नहीं दिया, हमें मायावती ने कुछ नहीं दिया, हमें अखिलेश यादव ने कुछ नहीं दिया। इन्होंने न केवल हमको दिया, हमको सम्मान दिया और बिना कहीं रिश्वत दिए हमको जो है हमारा काम हुआ। अगर यूपी में पिछले 6 सालों में किसानों को किसान सम्मान निधि का 60,000 करोड़ रुपए मिला, बिना किसी रिश्वत के मिला, हर साल में 3 किस्तें साल में आती हैं। अगर योगी जी के 8 सालों में गन्ना किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट से अधिक का पेमेंट हुआ, तो ये किसान जानता है कि पहले उसने क्या झेला है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा बकाया नहीं है। अभी भी जो है 2,500 करोड़ रुपए बकाया है और पश्चिम के कुछ जिलों में प्रदर्शन भी हुआ है, खासकर मेरठ में भारतीय किसान यूनियन ने डीएम कार्यालय का घेराव किया है अभी, लेकिन करीब 2.5 से 3% के बीच में पैसा बकाया है, 100% पेमेंट नहीं हुआ है। तो ये सब जो हो रहा है, जो गाँव-गाँव बिजली 2017 मार्च में यूपी में जो टोटल बिजली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, वो 16,000 मेगावाट थी। आज 32,000 मेगावाट है। ये ऐसे ठोस आंकड़े हैं, जिनको आप खारिज नहीं कर सकते। और आप ये चाहें ये तो कह सकते हैं कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ और मैं बीजेपी का भक्त पत्रकार हूँ। बिल्कुल कहिए, लेकिन आप ये कहने के साथ-साथ मेरे आंकड़ों को गलत साबित कीजिए। तो ये जो धरातल पे जो एक स ए एक जो एक खामोश क्रांति चल रही है, इसका एहसास अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को नहीं है और उनको लगता है कि जाति गणना के आधार पर हम फिर से अपने वोटर्स को जाति के आधार पर हम गोलबंद कर लेंगे। ऐसा यूपी में 2017 में नहीं हुआ, 2019 में नहीं हुआ, 2022 में नहीं हुआ, 2024 में थोड़ा ज़रूर हुआ, क्योंकि बीजेपी की सीटें टोटल लोकसभा की सीटें 80 हैं, बीजेपी की सीटें घट के आ गई थी 33, समाजवादी पार्टी 37 और कांग्रेस 6 सीटें मिली थी। तो एक बार तो वही काम कर गया। वही वही बात एक दर्शक ने अभी कही है। ये हाँ, रामानंद पांडे हैं, उन्होंने कहा है, ओमकार सर जी, वीएन भट्ट सर, 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी काम कर गई थी। हुँ। यही विश्वास इनको बिहार चुनाव में है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए यूपी में ये जोड़ी इसलिए काम कर गई थी कि बीजेपी के अंदर जो है केंद्र में और यूपी में एक सत्ता संघर्ष था। जिस तरीके से योगी जी को किनारे करने की कोशिश हुई और जिस तरीके से 80 टिकटों के बँटवारे में योगी जी की कोई भूमिका नहीं थी। योगी जी ने कम से कम 35 टिकटों को 35 उम्मीदवारों को बदलने की सिफ़ारिश की थी, उनकी बात नहीं मानी गई। वो सारे लोग हार गए। अगर वो टिकट अगर बदल दिए गए होते, अगर उम्मीदवार बदल दिए गए होते, तो बीजेपी की सीटें अगर बहुत कम होती, फिर भी 60 के ऊपर होती। तो यूपी का चुनाव तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि बीजेपी का जो बुरा प्रदर्शन है, वो अपने कर्मों से हुआ है। उसमें कोई लेकिन जो जो यू यू केवल उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं घटी ना। हरियाणा में नहीं 5 हाँ, घट गई, 10 में से, हरियाणा में राजस्थान घटी, में घट महाराष्ट्र में गई, घटी। महाराष्ट्र में घट गई, पश्चिम बंगाल में हाँ, घट गई।
कई स्टेट में हाँ सीटें घटी। एक बार राजस्थान में भी कम हो गई थी। राजस्थान में 8 सीटें कम हो गई थी। हाँ, तो राजस्थान तो में सीटें कम हो, तो ये चीजें हैं। और अब जो है 11 साल में आपने देख लिया, ये हर लोकसभा सत्र में एक नया मुद्दा लाते हैं। कभी कहते हैं कि साहब इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है, फिर कहते हैं अवार्ड वापसी करो, फिर कहते हैं रफाल में चौकीदार चोर है, फिर मणिपुर ले आते हैं, फिर कभी जो है जीएसटी ले आते हैं, और आज का और फिर संविधान ले आते हैं, और मेरे फिर पास ईवीएम ले आते हैं। अब मेरे आजकल पास वोट चोरी चल रहा 2017 के आंकड़े हैं मेरे पास। ये है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 384 सीटों पर लड़कर 312 सीटें जीती थी और हाँ, पिछली विधानसभा के मुकाबले उसने 265 सीटें और जोड़ ली थी। हाँ, बहुजन समाज पार्टी ने 403 सीटें लड़ी थी, वो केवल 19 सीट जीत पाई थी, 61 सीटें गंवा दी थी। समाजवादी हुँ, पार्टी 311 सीट लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी 114 सीट लड़ी थी। समाजवादी हुँ, हुँ, पार्टी ने 177 सीटें गंवा दी और हुँ, 47 पर सिमट गई। कांग्रेस हुँ, पार्टी 114 सीटें लड़कर के 7 सीटों पर सिमट गई और इसने भी हुँ, 21 सीटें गंवा दी। तो ये तो इनका हाल था 2017 में। हुँ, हुँ। नहीं, और एक बात और है कि जो हमें याद रखनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के बाद जो शानदार कमबैक किया है, पहला अक्टूबर 24 में हरियाणा में किया, अगला जो है नवंबर में महाराष्ट्र में किया, और तीसरा फरवरी 2025 में दिल्ली में किया। और ये केवल संगठन में धरातल के ऊपर जो काम किया, जिस तरीके से एक एक बूथ की चिंता की, ये उसका परिणाम है। और इसी को राहुल गांधी आज बता रहे हैं वोट चोरी। और कुछ नहीं बता रहे। और राहुल गांधी को ये मालूम है, आपने बिहार में एक बात देखी कि 1 लाख से ऊपर इनके बूथ लेवल एजेंट हैं। लेकिन ये लोग जो है पूरे, आज जो है 26 तारीख है, 26 दिन में कांग्रेस ने और आरजेडी ने कितनी कंप्लेंट फाइल की कि साहब इस वोटर का नाम काट दिया गया है। यानी इन्होंने जो जो सूची चुनाव आयोग को दी है बूथ लेवल एजेंट की, ये सूची भी मुझे लगता है फर्जी है। ये केवल कागज पे इनके पास जो है, ये इनके बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट हैं, धरातल पे काम करने वाले लोग इनके पास नहीं है। बस यही अंतर है बीजेपी में, कांग्रेस में और आरजेडी में। बीजेपी के पास धरातल पे काडर मौजूद है, और कमिटेड काडर मौजूद है, और ट्रेंड काडर मौजूद है, जो नियमित अपने लीडरशिप के संपर्क में रहता है, और उसको नेतृत्व से, स्टेट लेवल से रोज ये उसको पता है उसे क्या करना है। तो बीजेपी एक संगठित और साइंटिफिक तरीके से काम कर रही है, इसलिए उसको वोट मिल रहा है। यूपी में जहां पे 15 करोड़ वोटर है, जहां 1.25 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ बनते हैं असेंबली चुनाव में, इतने बड़े चुनाव में इतनी बेईमानी कर लेना, वो भी ईवीएम के बाद, ये संभव ही नहीं है। और इलेक्शन कमीशन दर्जनों बार कह चुका है, अब तक किसी सूरमा ने जाकर के ये बताया नहीं कि जरा बताओ भाई, ईवीएम में मैनिपुलेशन, गड़बड़ी कैसे हो सकती है। आज तक और अरविंद केजरीवाल आज आज अरविंद का जरा केजरीवाल ने असेंबली आज में करके दिखा दिया। आज का जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी का नया ज्ञान। जी सुनिए, ये सुनिए, चोरी बिल्कुल इन्होंने सुनाइए। अभी नहीं चालू की, मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ये आएगा बाहर। ये चोरी सालों से हो रही है। ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। 2014 में किसकी सरकार थी साहब केंद्र में? और चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त किसके लगाए हुए थे? सभी नहीं लगाए हुए थे, अब देखिए, उनको ये मालूम है कि जनता को जो है जानकारी जो है इतनी डिटेल में नहीं होती है, कुछ भी उछाल दो। जब जब इन्होंने रफाल में चौकीदार चोर का नारा उछाला था, तब इनको उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी को लेकर के देश में इतना गुस्सा होगा, और लोग इनका नारा हाथों हाथ ले लेंगे, और जो है और
और सारा वोट इनको मिल जाएगा और मोदी चुनाव हार जाएंगे। तो ये केवल फिर वही और एक बात और है, इस समय राहुल गांधी की कांग्रेस की जो हताशा है, जो निराशा है और जो कुंठा है, वो अपने चरम पर है। और बिहार में चुनाव हारने के बाद ये लोग शायद दीवार में सर मारेंगे या क्या करेंगे। और याद करिए, आज से 1 साल पहले इन्होंने ईवीएम को लेकर के कितना जेहाद किया था। आज ये ईवीएम के बारे में खामोश क्यों हो गए हैं? 2017 के असेंबली चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने दोनों ने ईवीएम को एक एक स्वर में जिम्मेदार ठहराया था और कहा था सारी गड़बड़ी ईवीएम की वजह से हुई है। उसके बाद 19 में इन्होंने फिर इसी बात को दोहराया और 22 में फिर दोहराया, लेकिन अब ये ईवीएम के बारे में एकाएक खामोश हो गए। क्यों खामोश हो गए भाई? और आ, ये आ, ई- आप ये अगर बताइए, आपने आपने अपने आरोप वापस क्यों लिए ईवीएम के बारे में? नरेंद्र मोदी अगर 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हर बार वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये भी तो बताएं कि इंदिरा गांधी का 1975 में रायबरेली सीट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका चुनाव खारिज क्यों किया था? क्या मामला था? वो तो मामला वोट चोरी का ही था। देश ने 1.5 साल इमरजेंसी का दंश झेला, हजारों लोग मारे गए, दर्जनों जगह पे पुलिस फायरिंग हुई, लोग मरे, लोगों की नसबंदी हुई, क्या क्या नहीं हुआ, कितने लोग जेल में मर गए, ये भी तो बताएं। सबको मालूम है कि 1952 के लोकसभा के पहले चुनाव में रामपुर सीट से मौलाना आजाद को कैसे जितवाया गया था। बिशन सेठ चुनाव जीत गए थे और बाकायदे डीएम को धमकाया गया। पंडित नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत से कहा कि मैं मौलाना आजाद की हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप जितवाइए उनको, और उनको जितवाया गया। क्या और इसी आरजेडी के समय में 95 में, 2000 में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए हैं, आरजेडी के लोग कैसे बूथ लूटते थे। बाकायदा जो है ठप्पा मार के हर बूथ में वो बैलेट पेपर भर आते थे। ईवीएम के आने के बाद वास्तव में तो ये है कि बूथ कैप्चरिंग और वोट चोरी संभव ही नहीं रह गई है। और आप देखिएगा अगले चुनाव तक अब में ये 2029 में मुझे इस बात की पूरी संभावना लग रही है कि चुनाव आयोग 100% पोलिंग बूथ में वेबकास्टिंग करेगा। लाइव टेलीकास्ट हो, लाइव जो है आपका नेट पे कास्ट होगा कि जो चाहे जिस बूथ पे कैसे पोलिंग चल रही है देख ले। और यूपी में संख्या ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी है वेबकास्टिंग की। और जितने भी सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं, वहां पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था पहले से है। तो और ये जो जो आरोप लगाए जा रहे हैं और ये जो मुकदमा खड़ा किया जा रहा है, मेरा विश्वास है कि इसका इसका जवाब टेक्नोलॉजी के ही को डिप्लॉय करके ही दिया जा सकता है। और अगर तब भी अगर वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो जो होता है ना, वो जो क्या वो जो जो डालते हैं मशीन में अंगूठा, वो आपके राशन की दुकानों में आइडेंटिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक, वो भी आ सकती है। बायोमेट्रिक भी एक एक वोटर का बायोमेट्रिक होगा कि तब आप वोट डाल पाएंगे। और सही अभी है। तो एसआईआर हुआ नहीं, अभी तो एसआईआर अभी नहीं हुआ है पूरे देश में। और एक जो सबसे बड़ी जो इनके सामने चुनौती आने वाली है, वो है डेमोग्राफी मिशन। उसके जरिए आएगा एनआरसी, उसके जरिए आएगा, ये आप देख लीजिएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो आज की घटना है, ये आज दिल्ली में एक डिफेंस फोर्सेस की तीनों सेनाओं की सेमिनार थी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की। उसमें मेजर जनरल एसपी विश्वास राव ने कहा है कि ये किसान आंदोलन, नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन और मणिपुर, ये एक विदेशी ताकतों का एक भारत को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश है। और उन्होंने ये भी कहा, जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला कराया गया और धर्म पूछ करके हिंदुओं की हत्या की गई, वो भी भारत को उकसाने की कार्रवाई थी कि भारत जो है युद्ध में उलझ जाए।
लेकिन भारत ने समझदारी से काम लिया और बहुत ही सीमित ऑपरेशन किया, अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को अचीव किया और सफल रहा। अगर मेजर जनरल आर्मी का ये कह रहा है कि किसान आंदोलन, एंटी सीए आंदोलन और मणिपुर का फर्जी वीडियो लहरा करके लोकसभा की कार्रवाई को बाधित करना, ये सारा इन तीनों आंदोलनों में सबसे आगे कांग्रेस थी। यानी अब कांग्रेस की जो देश विरोधी जो आंदोलन है, जो हरकतें हैं, उससे आर्मी भी परेशान है। ये कोई मामूली घटना नहीं, एक जनरल का ये बयान देना और मीडिया की मौजूदगी में ये बयान देना और सवाल और मीडिया के सवालों का जवाब भी देना। ये ये बताइए। खबर आ गई है आपके वेब पे? जी हाँ, जी हाँ। ये बताइए, 7 दिन तो पूरे हो गए जो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया था कि 7 दिन में या तो माफी मांगिए देश से या हलफनामा दीजिए। इन्होंने तो दोनों काम नहीं किए हैं। अब क्या हाँ, करेगा चुनाव आयोग, और क्या इनको देखिए पतली गली से इस बार जाने देना चाहिए? कम से कम एक डिफेमेशन का मामला तो इन पर दर्ज किया ही जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने चुनाव आयोग की छवि को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। नहीं साहब, छवि की बात नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक खेल राहुल गांधी कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र की जो जो नींव है, जो बुनियाद है, वो है चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग को ही जो है इतना लांछित कर देना चाहते हैं कि लोगों की भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास समाप्त हो जाए। अगर आप गहराई से सोचें तो ये बिल्कुल आग से खेलने के बराबर का खेल राहुल गांधी खेल रहे हैं। इट्स ए वेरी डेंजरस गेम। और जिस तरीके से सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के जो फर्जी ट्वीट किया, बाद में डिलीट किया, फिर माफी मांग ली और उसके बाद उनके खिलाफ जो महाराष्ट्र में 2 एफआईआर दर्ज हुई और उनको कल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी कर दिया। तो और संजय कुमार के ट्वीट के आधार पर ही ये महाराष्ट्र में कांग्रेस के वोट चोरी और वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन के आरोप को बल मिला था संजय कुमार के ट्वीट से ही। और संजय कुमार किस इकोसिस्टम का हिस्सा है? जो लेफ्ट जिहादी कांग्रेसी इकोसिस्टम दिल्ली का, वो उसी का हिस्सा है। और ये संस्था किसके पैसे चलती है? हालांकि इसको पैसा भारत सरकार से भी मिलता है, इसको पैसा यूरोप से भी मिलता है। तो ये सब जो लोग अपने काम में लगे हुए हैं और मेरा क्या होना चाहिए, ये तो चुनाव आयोग तय करेगा और ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। लेकिन चुनाव आयोग के पास आरपी एक्ट 1950 में इतने अधिकार हैं कि वो राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में सक्षम है। वो एफआईआर करवा सकता है, वो इनको पार्टी के सिंबल को फ्रीज करने का नोटिस दे सकता है, वो कांग्रेस पार्टी की मान्यता को रद्द करने का नोटिस दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ये चुनाव आयोग को अधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल 324, 326 के आधार पर प्राप्त हैं। एक संवैधानिक संस्था है, इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना इसको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए और ना इसको किसी कोर्ट का अप्रूवल चाहिए। हाँ, कोर्ट अगर सवाल पूछेगी तो ये जवाब देगा और इन्होंने जवाब दिया है। और 22 जुलाई को बिहार में एसआईआर के खिलाफ इन्होंने जो है हंगामा किया था और सुप्रीम कोर्ट में 6 हियरिंग हो चुकी हैं। चुनाव आयोग के आदेश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी रोक नहीं लगाई है। केवल ये कहा है कि आधार को भी आप जो है आइडेंटिफिकेशन मान लीजिए। और चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार पहचान का पत्र है, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और चुनाव आयोग अपने इस स्टैंड पर कायम है। और आरपी एक्ट में ये साफ लिखा हुआ है कि भारत का वैध नागरिक ही भारत का नाम भारत की मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है। ये बहुत साफ है कानूनी प्रोविजन। तो इसलिए और आई एम श्योर कि जो है अब की बार चुनाव आयोग राहुल गांधी के प्रति नर्म रवैया अब रखने का समय जा चुका है, क्योंकि राहुल गांधी अब देश के भविष्य से खेल रहे हैं, देश के वर्तमान से खेल रहे हैं। और देश में जो जो 78 सालों में जो इतने कठिन परिश्रम से भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो हमने संस्थाएं कायम की हैं, ये उसको नष्ट करना चाहते हैं।
इनको मालूम है कि अगर 29 में भी हम नहीं आए तो कांग्रेस का भविष्य नहीं है। तो ये अपने लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए देश को भी आग लगाने में, झोंकने में ये चूकने वाले नहीं है। ये इन्होंने दिखा दिया है किसान आंदोलन में, एंटी सीए आंदोलन में, शाहीन बाग में, और उसके बाद मणिपुर में, फिर लास्ट ईयर लोकसभा चुनाव में कि साहब संविधान खत्म हो जाएगा, और अब वोट चोरी का मामला। 5 मामले ये ऐसे कर चुके हैं जिससे ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए देश के वर्तमान और देश के भविष्य के साथ किसी खिलवाड़ करने के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। अब ये छुपा हुआ नहीं रह गया। सही कह रहे हैं आप। और अगर चुनाव आयोग ने इनको सस्ते में इस बार जाने दिया तो चुनाव आयोग के ऊपर भी बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे। आखिर में आपकी लखनऊ की एक घटना है साहब। 20 सुदर्शन रेड्डी लखनऊ में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। एक महिला पत्रकार ने जरा चुभता हुआ सवाल पूछ लिया और उसके बाद क्या हुआ जरा देखिए। अभी हुई है ना, अभी हुई। मैं इस बहन का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कहा कि आखिरी सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नक्सलवाद पर एक सवाल पूछ लिया, सलवा जुडुम पर एक सवाल पूछ लिया तो हा 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 करते हुए अखिलेश यादव और बी सुदर्शन रेड्डी उठ करके भाग गए। देखिए, देश का गृह मंत्री अगर आंकड़ों के साथ, तर्कों के साथ, आत्मविश्वास के साथ अगर ये बात कह रहा है कि अगर सलवा जुडूम को समाप्त ना किया गया होता तो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद की समस्या आज से 5 साल पहले निपट गई होती। रेड्डी साहब ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है। वो बार-बार माइटी होम मिनिस्ट्री, माइटी होम डिपार्टमेंट, माइटी होम मिनिस्टर, पावरफुल होम मिनिस्टर, ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या अमित शाह के आरोपों में क्या मेरिट है। यदि सलवा जुडूम समाप्त ना किया गया होता तो क्या नक्सलवाद की समस्या 5 साल पहले खत्म हो गई होती? अगर नक्सलवाद की समस्या 5 साल पहले खत्म हो गई होती तो सैकड़ों सीआरपीएफ और बीएसएफ के, स्टेट पुलिस के जो जवान मारे गए, जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण मारे गए, वो जानें बच सकती थी। इनको ये समस्या हो रही है कि ऐसा ना हो कि कहीं ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो आपके लेफ्टी जिहादी बैठे हुए हैं, उनका असली चेहरा जनता के सामने आए। ये केवल यही हो रहा है और कोई बात नहीं है। अमित शाह ने इनकी बहुत कमजोर नस पकड़ी है और अभी तक अमित शाह के आरोप का ये खंडन नहीं कर पाए हैं। ये केवल संविधान के आर्टिकल का हवाला देते हैं, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने अब तक कि क्या सलवा जुडूम नक्सल समस्या से निपटने के लिए एक सरकार की प्रभावी नीति थी या नहीं, ये इन्होंने अभी तक नहीं बताया। ये समस्या है बहुत इनकी। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।